साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट से एक दो सवाल हमेशा पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले हम लोगों ने 5 PYQ कर चुके हैं, 4th PYQ कर चुके हैं, ये हमारी 5th है। अर्थात इससे पहले वाले टॉपिक में आप अच्छे से समझ लेंगे और नेक्स्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि महीने कौन से हैं, कि यानी कि तमिलनाडु में कब वर्षा होती है, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में या नवंबर दिसंबर में। तो इसका जो सही आंसर है वह है नवंबर दिसंबर में। अब ऐसा क्यों होता है, याद रखें कि नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। यानी कि तमिलनाडु के जो क्षेत्र में वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अर्थात यह मानसून ठीक जो मेन मानसून होता है जो जून जुलाई के टाइम में शुरू होता है उससे ठीक ये अपोजिट होता है, क्योंकि वह दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और यह उत्तर पूर्व मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे बनता है उसकी हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व। तो याद रखें कि इसे शीत मानसून भी कहते हैं, यानी कि यह शीतकालीन मानसून भी है। इसके कुछ अन्य नाम है, जैसे शीतकालीन मानसून अगर पूछता है तो भी आप ये याद रखेंगे। नवंबर दिसंबर का मानसून मेनली वैसे यह अक्टूबर मध्य से शुरू होता है, तो याद रखें कि कहीं कहीं अगर ऐसा आए तो यह अक्टूबर मध्य से शुरू होता है। तो ये एग्जैक्ट टाइम भी है, मध्य अक्टूबर से नवंबर दिसंबर शुरू होता है। दूसरा, इसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या? लौटता हुआ मानसून भी बोला जाता है। तो ये तो आपको एक सामान्य सी बातें पता चली कि ऐसा कुछ होता है इस मानसून में, क्योंकि जिस तरह मानसून आगे की तरफ बढ़ता है तो ये जैसे मानो कि ये हमारा इंडिया है, ये हम लोग नॉर्थ वाले साउथ के पॉइंट बस को ड्रॉ करते हैं कि हमें साउथ के पॉइंट से ही ज़्यादा महत्व है। तो इस वाले पॉइंट से यहाँ से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है और ये मानसून ऐसे ऊपर की तरफ चलता है। और ये मानसून जब वापस लौटता है तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शंस पे आता है, इस तरह। ये जो डायरेक्शन है तो इसे हम उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व मानसून होता है, ये उत्तर पूर्व मानसून। अब ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने जब ITCZ के बारे में बात किया था तो ITCZ में एक बात कही थी कि ITCZ तापमान के आधार पर शिफ्ट होता है। यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु था, ग्रीष्म ऋतु, तो ITCZ यहाँ नॉर्थ में मूवमेंट कर रहा था। यहाँ था ITCZ, और ITCZ का सामान्य सा मतलब क्या था कि उच्च ताप, जिस क्षेत्र में ये है तो वहाँ के ताप का निम्न होना। तो जब तापमान जब निम्न, वहाँ का जो वायु दाब निम्न होगा तो ताप हाई होगा, क्योंकि मूवमेंट सन का यहाँ होता है, यहाँ सन होगा। जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारी जो कर्क रेखा है तो इस कर्क रेखा में सन होगा, तो यहाँ लाइटें ऐसे पड़ेंगी क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर क्षैतिज रूप में आएंगी। लेकिन जब ठंडी का मौसम होता है, यानी कि शीत ऋतु का, जब क्या होता है शीत ऋतु, तो यही जो सन का मूवमेंट है ये इधर आ चुका होता है 23.5 मकर पे, इसमें कैप्रिकॉर्न लाइन पे आ चुका होता है सन। अर्थात यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर यह क्या होगा? हाई होगा, यानी कि तापमान यहाँ का उच्च होगा, तो वायुदाब क्या होगा? लो होगा, यहाँ का प्रेशर लो होगा। अब इस वजह से इन क्षेत्र का जो टेम्परेचर होगा यह टेम्परेचर हाई हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु आ चुकी है। साथ ही साथ इसी शीत ऋतु के साथ एक हवाएं भी इंटर करती हैं भारत में, जिन्हें जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जेट स्ट्रीम, तो यह पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानी जाती है। क्या? पश्चिमी विक्षोभ, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से भी यहाँ का तापमान हाई हो चुका होता है, जो वायु प्रेशर है, और साथ ही साथ सन का मूवमेंट साउथ की तरफ होता है। तो इस वजह से जो इंडियन ओशियन होगा, क्या इंडियन ओशियन जो है, इस इंडियन ओशियन का टेम्परेचर क्या होगा? लो हो चुका होगा, टेम्परेचर लो होगा। यहाँ का टेम्परेचर होता है हाई। इस वजह से ये जो हमारा मानसून अभी ऊपर की तरफ चला था, तो अब हवाओं का हमेशा हमने क्या बताया कि नेचर क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती हैं हवाएं। तो अब जब यहाँ हाई प्रेशर है तो ये इधर से मूवमेंट करती हैं, लेकिन ये इन क्षेत्रों में वर्षा नगण्य के बराबर करती हैं। क्या है? वर्षा एकदम निम्न होती हैं या कि नहीं भी होती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्थल वायु होती हैं। कैसी होती हैं? स्थलीय वायु। स्थलीय, जब ये स्थलीय पवनें हैं तो इस वजह से इनमें क्या होगा? नमी नहीं होगी। क्या? नमी की कमी होगी। लेकिन जब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल में इंटर करती हैं तो ये हवाएं यहाँ से नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि यहाँ ये नमी ग्रहण करती हैं और इस ग्रहण के कारण इस क्षेत्र में मूवमेंट कर जाती। अब ये हाई प्रेशर में आ चुकी होंगी हवाएं और ये क्षेत्र लो प्रेशर का हो चुका होता है। ये क्षेत्र लो प्रेशर का, तो यहाँ हवाएं इंटर करती हैं और इस क्षेत्र में हवाएं वर्षा करती हैं। तो एक ही बात याद रखें कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, मेनली तमिलनाडु में यहाँ इसी वर्षा से होती है, इसी वायु से लगभग यहाँ का 50% से भी प्लस जो हमारा वर्षा होता है वो इन्हीं हवाओं से वर्षा होती है। यानी कि मुख्यतः जो स्रोत है यहाँ की हवाओं का ये। तो अब यहाँ एक आप पहले क्वेश्चन फीड कर लें कि ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा जल प्राप्त करती है। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और फिर बाद में आप जो हमारी ये क्लासेस हैं तो आप ड्रेनेज सिस्टम की क्लासेस में आप विजिट करेंगे तो वहाँ आपको इसका जो है तो एक पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इतना तो आपने समझा। अब एक बात को याद रखें कि यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है। ये क्षेत्र है कोरोमंडल का, क्या कहते हैं? कोरोमंडल क्षेत्र। तो कभी अगर ऐसा आया कि ऐसी जो कोरोमंडल क्षेत्र किस मानसून से वर्षा प्राप्त करता है तो उसका भी आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। तो आखिरकार आपने समझा कि जो शीतकालीन मानसून है और लौटता हुआ मानसून है या उत्तर पूर्वीय जो मानसून है वो किस क्षेत्र में वर्षा करता है? तमिलनाडु। अब क्या तमिलनाडु बस में करता है? नहीं, तो और भी क्षेत्र हैं जैसे आंध्र प्रदेश में भी वर्षा करता है ये। आंध्र प्रदेश में इसका वर्षा केरल में भी होता है और पुडुचेरी में भी होता है। तो इन क्षेत्रों में भी ये वर्षा करता है। तो इतने क्षेत्रों में, और ये चीज़ें आपको समझ है कि ITCZ का ही मूवमेंट। अब यहाँ से ये क्या हो रहा था कि ITCZ जब सन यहाँ आता है तो ITCZ इधर मूवमेंट करने लगता है। ये मूवमेंट ITCZ का इधर मूवमेंट हो जाएगा, साउथ की तरफ मूवमेंट आ जाएगा। तो इस वजह से ITCZ यहाँ आएगा, वहाँ टेम्परेचर निम्न होगा, वायुदाब कम हो चुका होगा। जब एयर प्रेशर कम होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। इस वजह से ऐसा कुछ होता। तो आपने ये समझा कि आखिरकार इस मानसून से कैसे वर्षा होती है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश,
हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तक या विदर्भ। तो इन क्षेत्रों में आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अगर हम समझें कि वाई, ये क्यों होता, ये अपने आप में एक प्रश्न बना। तो पहला आप याद रखें, ये जो क्षेत्र है यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो ये पूरा वेस्टर्न है। ये क्या है, पूरा वेस्टर्न घाट है। तो हवाएं यहाँ जब टकराती हैं तो ये नमी से भरी हुई हवाएं होती हैं। क्या है, नमी से भरी हुई होती हैं। जब ये नमी से भरी हुई हवाएं हैं तो इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती हैं। क्या करती हैं, भारी वर्षा। लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा करती हैं ये इस क्षेत्र में। ठीक, तो इतना आपको ये पता चला कि इस क्षेत्र में। अब यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है मेघालय वाला क्षेत्र, ठीक, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी भारी वर्षा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल की हवाएं हैं, ये बे ऑफ बंगाल की हवाएं इधर इंटर करती हैं, और इंटर करने के बाद इसी क्षेत्र में एक स्थान है मौसिन राम। मौसिन राम, इस मौसिन राम में 1080 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 3 चोटियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो चोटियाँ हैं इनमें अगर यहाँ देखें तो ये गारो में बसी हुई, सॉरी खासी में। यहाँ की जो ये चोटियाँ हैं, ये चोटियाँ कुछ इस शेप की हैं, ऐसे इस शेप में है। तो हवाएं तो इंटर कर चुकी होती हैं इनके अंदर, लेकिन यहाँ ये नमी से भरी हुई हवाएं होती हैं, और इस नमी की भरी हुई हवाएं इस कीपनुमा आकृति पे फंस जाती हैं, जिस कारण से ये हवाएं निकल नहीं पाती और भारी होने के कारण यहीं भारी वर्षा करा देती हैं। तो कुछ ये कारण हो, तो यहाँ वर्षा हुआ, यहाँ वर्षा हुआ। अब ये हवाएं यहाँ निर्बाध रूप से आगे की तरफ बढ़ती हैं, ये हवाएं, और यहाँ ये आके इस क्षेत्र में मिलती हैं, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में और उत्तर के मैदानी क्षेत्र में। तो यहाँ जब ये हवाएं मिलती हैं तो यहाँ 2 शाखाओं की हवाएं मिल चुकी होती हैं, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की। तो ये दोनों शाखाएं मिलती हैं, और हिमालय की जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो फिर हवाएं यहाँ जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो उतना नहीं उठ पाती, और इस क्षेत्र में भी वर्षा करा देती हैं, क्योंकि यहाँ इनके पास रोक नहीं है, और यहाँ फिर ये भारी वर्षा कराने लगती हैं। तो ये रीजंस हैं कि इन क्षेत्रों में ये हवाएं वर्षा करवाती, और जो जितने क्षेत्र हैं उनमें कम वर्षाएं होती हैं। तो ये कुछ कारण हैं कि क्यों इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास सही लगी होंगी, और जैसा भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, जो आपके क्वेश्चंस हो तो बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।